विद्यार्थियों, मैं शशिभूषण तिवारी एक बार फिर भौतिकी की इस क्लास में आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में हम घर्षण बल के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हम घर्षण के ऊपर आधारित प्रश्न करेंगे आज। घर्षण पर आधारित प्रश्न। पिछली क्लास में हमने समझा था कि स्थैतिक और गतिज घर्षण क्या होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, बर्ताव कैसा है, और उस पर आधारित प्रश्न आज हम करते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न ये रहा। एक क्षैतिज सतह के ऊपर 5 केजी द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा है। एक क्षैतिज सतह के ऊपर 5 केजी द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक के ऊपर बीस न्यूटन का एक बल क्षैतिज से 37 डिग्री के कोण पर आरोपित किया गया है। ठीक है, 37 डिग्री के कोण पर, क्षैतिज से 37 डिग्री के कोण पर 20 न्यूटन का एक बल इस ब्लॉक को खींचने की चेष्टा कर रहा है, चलाने की चेष्टा कर रहा है। प्रश्न में लिखा है कि इस ब्लॉक और सतह के बीच का जो घर्षण गुणांक है उसका मान 0.4 है। 0.4 घर्षण गुणांक का मान है। बताइए, आपको ये बताना है कि इस ब्लॉक के ऊपर इस वक्त कितना घर्षण का बल लग रहा है। घर्षण बल का मान बताइए, फ्रिक्शन फोर्स का मान बताइए। फ्रिक्शन का बल कितना बड़ा है ये बताइए। वीडियो को रोक दीजिए, प्रश्न को हल कीजिए। एक ब्लॉक रखा है, उसको मैंने खींचना प्रारंभ किया, मैंने उसको खींचने का प्रयास किया, ऐसा कहना चाहिए। 20 न्यूटन का ऐसा बल लगाकर। ऐसी परिस्थिति में यह क्षैतिज सतह ब्लॉक के ऊपर कितना घर्षण बल आरोपित करेगी, यह आपको मुझे बताना है। देखिए, इस ब्लॉक के ऊपर मेरे द्वारा आरोपित बल के अलावा और कौन कौन से बल लग रहे हैं? एक अभिलंब प्रतिक्रिया का बल, एक mg का बल और एक घर्षण का बल। mg का बल कितना है बताइए? 50 न्यूटन का। ठीक। अभिलंब प्रतिक्रिया का बल कितना है? 50 न्यूटन का? नहीं 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 नहीं, हमें यहां ध्यान रखना होगा कि हमने जो बल आरोपित किया, यदि हम इसके दो घटक कर दें, क्षैतिज और ऊर्ध्व, तो जो क्षैतिज घटक है वो 20 cos 37 डिग्री है। इस बल का क्षैतिज घटक cos 37 डिग्री का मान लगभग 4/8 होता है, 4/5, वेरी सॉरी, 0.8। ये 16 न्यूटन है। और ये जो बल लग रहा है ऊर्ध्व दिशा में, इस बल के दो घटक किए हमने। क्षैतिज दिशा में cos थीटा से मिलेगा इस घटक का मान, ऊर्ध्व दिशा में sin थीटा से मिलेगा। sin 37 डिग्री का मान लगभग 3/5 होता है, तो ये 12 न्यूटन हो गया। ये जो बल है इसको हम भूल जाते हैं और कल्पना करते हैं कि उसके स्थान पर दो बल, एक क्षैतिज 16, एक ऊर्ध्व 12। ठीक है। अब आप देखिए, ये जो 50 न्यूटन का बल है ऊर्ध्व दिशा में, यदि हम इससे बड़ा बल ऊपर की तरफ लगा दें, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, तो ये ब्लॉक तो इस क्षैतिज सतह से ऊपर ही उठ जाएगा। निश्चित तौर पे यदि ये 50 न्यूटन भार वाला पिंड है
ऊपर की तरफ एक 50 न्यूटन से बड़ा बल लगा दो तो ये तो चल पड़ेगा ऊपर। बहरहाल अभी जो मैंने ऊपर की तरफ बल लगाया वो सिर्फ 12 न्यूटन है, ये ऊपर नहीं उठेगा, ये पक्की बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस क्षैतिज सतह और इस ब्लॉक के बीच में एक अभिलंब प्रतिक्रिया का बल, एक दबाव वाला बल निश्चित रूप से होगा। यदि मैं इस दिशा को x और इस दिशा को y बोल लूं, ऊर्ध्व दिशा में y दिशा में पिंड संतुलन में ही होगा, चल नहीं सकता, ये समझ में आ रहा है। y दिशा में संतुलन के लिए ये आवश्यक है कि ऊपर की तरफ का बल नीचे की तरफ के बल के बराबर हो। ऊपर की तरफ का जो बल है वो n और 12 न्यूटन का जोड़ है, अभिलंब प्रतिक्रिया n जोड़ 12, और इसका मान होना चाहिए वेट mg 50 न्यूटन के इक्वल, अर्थात n का मान 38 न्यूटन। समझिएगा, ऊर्ध्व दिशा में कोई गति है नहीं, 50 न्यूटन नीचे की तरफ बल है तो 50 ऊपर भी होगा, तो ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है n और ये 12 दोनों मिलकर के 50 होंगे, तो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल हुआ 38 न्यूटन, 38 न्यूटन। तय बात। अब देखिए, यदि अभिलंब प्रतिक्रिया का बल 38 न्यूटन है तो ये घर्षण बल का मान, चरम मान, स्थैतिक घर्षण इमेजिन करें, सोचें स्थैतिक घर्षण बल के बारे में, तो स्थैतिक घर्षण बल S फॉर स्थैतिक, और मैक्स इसका चरम अधिकतम मान जो होता है वो म्यू गुना n होता है, म्यू s गुना n। परंतु इस प्रश्न में म्यू s और म्यू k में फर्क नहीं किया गया, दोनों ही मान समान है, तो म्यू गुना n अर्थात म्यू का मान 0.4 और n का मान 38, ये 0.4 और ये अभिलंब प्रतिक्रिया का बल 38 न्यूटन का, तो ये हो गया 15.2 न्यूटन। देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब घर्षण का बल अधिकतम जो हो सकता है वो 15.2 न्यूटन हो सकता है, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। आपने क्षैतिज दिशा में कितना बल लगा रखा है, जरा ध्यान से देखिए, तो आपने क्षैतिज दिशा में 16 न्यूटन का बल लगा रखा है, तो आपका ये बल इस घर्षण के ऊपर भारी पड़ने वाला है। आपने जो क्षैतिज दिशा में बल लगाया है वो घर्षण बल के चरम मान से बड़ा है, 15.2 से बड़ा है, तो क्या होगा ऐसी दशा में, ये ब्लॉक निश्चित रूप से चलेगा। अगर यही क्षैतिज बल फर्ज करो 14 न्यूटन होता या 10 न्यूटन होता, तो ये 10 न्यूटन का बल इस ब्लॉक को गति प्रदान नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि घर्षण 15.2 न्यूटन तक जा सकता है और वो उसको चलने नहीं देता, परंतु यहां पर ये घर्षण का बल कमजोर पड़ गया और हमारा ये बल बलवान निकल गया, तो निश्चित रूप से गति होगी। अतः हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पिंड गतिशील है, पिंड त्वरित होगा। अब यदि पिंड त्वरित होगा मतलब चलेगा, तो यहां रबिंग होगी, रगड़ होगी, और ये घर्षण का बल निश्चित रूप से गतिज घर्षण का बल होगा, Fk होगा, ये एक गतिज घर्षण का बल होगा, और इस गतिज घर्षण बल का मान म्यू गुना n ही होता है, अर्थात 15.2 न्यूटन ही होगा। तो घर्षण 15.2 न्यूटन ही होगा और पिंड निश्चित रूप से गतिशील है। हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। अब यदि कोई पूछे कि त्वरण कितना है तो बता सकते हैं क्या? निश्चित। कुल परिणामी बल जो क्षैतिज दिशा में है वो 16 माइनस 15.2 है, 16 माइनस 15.2 है। ये परिणामी बल है क्षैतिज दिशा में और इस पिंड का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। 16 माइनस 15.2 ये कुल बल है और इस पिंड का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, अर्थात इस पिंड का जो त्वरण है उसका मान होगा, यदि आपसे कोई पूछे कि त्वरण ज्ञात करो तो त्वरण का मान होगा, यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कुल बल 16 में 15.2 कम बटा द्रव्यमान 5 किलोग्राम।
तो 0.8/5 ये हो गया 0.1 और 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही त्वरण होगा। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई। फिर से दोहरा देता हूं, आपने बल इधर लगाया तो इस बल का एक ऊर्ध्व घटक भी है। इस ऊर्ध्व घटक की उपस्थिति से यहाँ जो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है ये थोड़ा बदल जाता है, कमजोर हो जाता है इस केस में। यदि आप किसी पिंड को ऐसे खींचते हो, ऐसा खींच रहे हो, तो ऊर्ध्व दिशा में आपने एक बल आरोपित किया ऊपर की तरफ, इसकी वजह से अभिलंब प्रतिक्रिया का बल कमजोर हो गया। यदि आप क्षैतिज बल ही लगा रहे होते, मान लो आप क्षैतिज बल ही लगा रहे होते, तो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल 50 न्यूटन होता। नहीं होता? होता। तो 50 न्यूटन होता, परंतु आपने बल इस दिशा में लगाया, उसका एक ऊर्ध्व घटक है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल घट करके 38 न्यूटन हो गया। अभिलंब प्रतिक्रिया के बल को आपने कमजोर बना दिया, कम कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो घर्षण बल है इसका मान आपने कम कर दिया। घर्षण का चरम मान 15.2 ही हो सकता है इस प्रश्न में, और चूंकि क्षैतिज दिशा में बल 16 न्यूटन का है, इसलिए यह पिंड चल पड़ा। इसी प्रश्न में यदि हम सारी चीजों को ऐसे ही रखते हुए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारी चीजों को ऐसे ही रखते हुए यदि हम बल की दिशा को सिर्फ क्षैतिज कर दें, ये 5 किलोग्राम का पिंड है और आरोपित बल क्षैतिज है, वो जो हम 36 से 37 डिग्री के कोण पे बल लगा रहे थे, इस बार बल को क्षैतिज ही कर देते हैं। चलो, बाकी सारी चीजें समान है, घर्षण गुणांक 0.4 है। क्या ये पिंड चलेगा? इस बार देखो, ये पिंड नहीं चलेगा। देखो, आप ध्यान से देखो कैसे। ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है ये निश्चित रूप से mg के बराबर हुआ, अर्थात 50 न्यूटन हो गया। नहीं, बताओ इस बार घर्षण का चरम मान क्या होगा? बताओ। बीस न्यूटन। हो। अब ये जो घर्षण बल है ना, ये 20 न्यूटन तक जा सकता है। ये 20 न्यूटन और तुम भी बल लगा रहे हो 20 न्यूटन, कुल बल 0 है, नहीं चलेगा। कोई त्वरण नहीं होगा, कोई त्वरण नहीं होगा। ध्यानपूर्वक देखिए, यही 20 न्यूटन का बल जब आप ऐसे लगाते हो तो ये पिंड चल रहा है, त्वरित है, और इसी 20 न्यूटन के बल को ऐसे लगाते हो तो पिंड त्वरित नहीं हो पा रहा है। इसका अर्थ ये निकला कि जब भी हम किसी भारी वस्तु को एक फर्श के ऊपर सरकाने की कोशिश कर रहे हैं, खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ऐसे बल नहीं लगाना चाहिए, हमें उसे ऐसे कुछ ऊपर की तरफ खींचते हुए बल लगाना चाहिए, खींचना चाहिए। जैसे रस्सी से किसी चीज को बांध के हम खींचें तो थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे बल लगा के खींचेंगे। जब हम ऐसे खींचते हैं, पुल करते हैं, तो इसके दो प्रभाव होते हैं। एक तो इस बल का क्षैतिज घटक इसको खींच चलाने की कोशिश कर रहा है, और इस बल का ऊर्ध्व घटक जो है वो अभिलंब प्रतिक्रिया को कमजोर कर रहा है। जब अभिलंब प्रतिक्रिया का बल कमजोर होता है तो घर्षण कमजोर हो जाता है। तो हम जब ऐसा बल लगाते हैं तो हम घर्षण को भी कमजोर कर रहे हैं और खींच तो रहे ही हैं, तो चलने की संभावना बढ़ जाती है। पिछले प्रश्न में आपने देखा, यही 20 न्यूटन का बल जब मैं ऐसा लगाता हूं 37 डिग्री के कोण पे, तो यह पिंड त्वरित है। परंतु इसी 20 न्यूटन के बल को जब क्षैतिज लगाया तो यह पिंड नहीं चल रहा है, त्वरण नहीं है कि नहीं? तो वही 20 न्यूटन का बल यदि आप क्षैतिज से ऐसे कोण पे लगाएं खींचते हुए, तो खिसकाना आसान है। इसके विपरीत यदि आप कुछ ऐसा कर दें, मान लो इसी प्रश्न में किसी व्यक्ति ने जिसने भौतिकी नहीं पढ़ी है, उसको हमने कहा कि भाई इस बॉक्स को खिसकाना है, और उसने बल ऐसे लगा दिया। 20 न्यूटन का ये बल क्षैतिज से 37 डिग्री के कोण पे लगा दिया। ठीक, अब बताओ इस पिंड का त्वरण क्या होगा, घर्षण बल का मान क्या होगा? इस पिंड का त्वरण बताओ और घर्षण बल का मान बताओ।
वीडियो रोक दो, खुद प्रश्न को हल करने का प्रयास करो। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। बताइए। आशा करता हूं कि आप सभी ने प्रयास किया होगा और कई लोगों ने सही आंसर भी दिए होंगे। इस बल का क्षैतिज घटक अभी निकाला था हमने 20 cos 37 डिग्री 16 न्यूटन, और इसका ऊर्ध्व घटक इस बार नीचे हो गया 12 न्यूटन 20 sin 37 डिग्री, और पहले वाले प्रश्न में ऊपर था, इस बार ऊर्ध्व घटक नीचे हो गया। अब ये बल को भूल जाते हैं, इसके जगह पे दो बल हैं 16 12, अविलंब प्रतिक्रिया का बल और ये mg 50 न्यूटन का बल। ठीक है, अब देखिए इस बार गणना करते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया का बल कितना है। ऊर्ध्व दिशा में गति ना हो, नहीं होगी। किसी चीज को अगर ऐसे ऊपर से दबा रहे हो नीचे की तरफ, तो ऊर्ध्व गति कैसे करेगा। तो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ लग रहे बलों के योग के बराबर होगा। नीचे की तरफ कौन कौन से बल हैं, ये 50 और ये 12, दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं। इन दोनों को संतुलित कर रहा है अभिलंब प्रतिक्रिया का बल। तो अभिलंब प्रतिक्रिया के बल का मान हो गया 50 जोड़ 12 62 न्यूटन, अर्थात घर्षण का जो चरम मान है म्यू गुना एन वो 0.4 गुना 62 24.8 न्यूटन है। अब देखिए क्या स्थिति बन गई। घर्षण का चरम मान 24.8 न्यूटन है। घर्षण इस दिशा में जरूरत पड़ी तो 24.8 न्यूटन के मान तक जा सकता है। अभी इस ब्लॉक को चलाने के लिए आप जो क्षैतिज बल लगा रहे हो वो सिर्फ 16 न्यूटन है। आप 16 न्यूटन के बल से धक्का दे रहे हो और इधर जो घर्षण है ये 24.8 तक जा सकता है। तो क्या ये ब्लॉक गति करेगा? उत्तर है नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। कोई गति नहीं होगी, कोई त्वरण नहीं होगा, त्वरण का मान 0 है। और कोई पूछे कि घर्षण बल का मान कितना है ये बता दो इस समय, तो क्या उत्तर दोगे? इस समय घर्षण बल का मान क्या है? 24.8। अरे भाई सो रहे हो, जागो। घर्षण बल का मान क्या है? 24.8 नहीं, घर्षण बल का मान है 16 न्यूटन। ये तो घर्षण का, स्थैतिक घर्षण का महत्तम संभव मान है म्यू गुना एन। स्थैतिक घर्षण हर वक्त म्यू इंटू एन होता है, ये सोचना ही गलत है। स्थैतिक घर्षण तो एक ही चीज सोचता है कि ये चले ना, रबिंग ना हो। कैसे नहीं होगा? जब ये घर्षण बल सिर्फ इसको संतुलित कर दे, 16 के बराबर हो जाए, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। ये 16, ये 16, खत्म। उसको 24.8 तक जाने की जरूरत थोड़ी है। स्थैतिक घर्षण सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, खुद को एडजस्ट कर लेता है 0 से लेके चरम मान के बीच में कहीं भी, जिससे कि ये गति ना करे। तो अभी गति ना करे इसके लिए स्थैतिक घर्षण का मान सिर्फ 16 न्यूटन होने की जरूरत है। वो 16 न्यूटन होगा, त्वरण नहीं होगा। तो बच्चों आपने 3 स्थितियां देखी। एक, जब हम बल 20 न्यूटन का ऐसे लगा रहे थे। दूसरा, जब हम बल 20 न्यूटन का ऐसे लगा रहे थे। और तीसरा, जब हम बल 20 न्यूटन का ऐसे लगा रहे थे। आपने देखा कि 20 न्यूटन का बल लगाने से यह त्वरित होता है। आपने देखा इस परिस्थिति में त्वरण 0 है। हाँ, बस ये चलने की कगार पे है। अगर लगाया गया बल थोड़ा सा बढ़ा देना, 20.1 कर दें, तो ये त्वरित हो जाएगा। परंतु इस केस में नहीं चलने वाला। जब तक कि आपका क्षैतिज बल, आरोपित बल का क्षैतिज घटक, यह बल 24.8 के ऊपर नहीं निकलेगा। इसको वही रखना है, ये बल बढ़ा देना है। अगर ऐसा कर पाए तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इसका चलना तो सबसे मुश्किल है यहाँ पे ऐसे केस में। तो किसी भी भारी चीज को अगर हम सरकाने की कोशिश कर रहे हैं
तो ऐसे बल लगाएं, ठीक नहीं है। ऐसे धक्का दें ऊपर से नीचे की तरफ, ये भी गलत है। क्यों? हम यहां अविलंब प्रतिक्रिया को बढ़ा दे रहे हैं, जिससे घर्षण ताकतवर हो जा रहा है। ऐसा बल लगाएं, उसको खींचें ऐसे ऊपर की तरफ, सबसे सरल। क्योंकि इस केस में हम घर्षण बल को कमजोर बना रहे हैं। कैसे कमजोर बना रहे हैं? उत्तर है अभिलंब प्रतिक्रिया के बल को कमजोर बनाकर हम घर्षण को कमजोर कर रहे हैं। आगे बात समझ में आइए। अगला डिस्कशन, कल्पना करो कि ये एक ऊर्ध्व दीवार है और इस ब्लॉक को इस दीवार से सटाकर रखा गया है। जैसे उदाहरण के लिए ये एक ब्लॉक है, ये रिमोट एक ब्लॉक है, और मैं चाहता हूं कि ये बोर्ड की सतह से ऐसे चिपक के रहे। इसके लिए किसी इंजीनियर ने मुझे सलाह दी कि इसको ऐसे धकेलो, इस पर क्षैतिज बल लगाओ। देखो मैं इसको दबा रहा हूँ, इसको मैं क्षैतिज दिशा में ऐसे दबा रहा हूँ और ये स्थिर है, नहीं गिरता, नहीं गिरता ये। अगर मैं ये अपना जो बल है इसको कमजोर कर देता हूँ ना, तो ये फिर फिसलने लगता है। तो इसी पर आधारित ये प्रश्न है। यह एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान मान लो 4 किलोग्राम है, और इस ब्लॉक और दीवार के बीच का घर्षण गुणांक 0.5 है। अब आप इस पर एक क्षैतिज बल F लगाओ। अब आप इस पर एक क्षैतिज बल F लगाओ। प्रश्न में पूछा गया है बल का मान कितना हो, कम से कम कितना हो, जिससे ब्लॉक न गिरे, दीवार पर न फिसले। बल का मान बताएं, F का न्यूनतम मान बताएं। जिससे या जिसके लिए ब्लॉक न फिसले। चलिए बताइए। सभी लोग वीडियो को रोक देंगे और इस प्रश्न का हल स्वयमेव करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि आपने जरूर प्रयास किया होगा। यह ब्लॉक क्षैतिज दिशा में तो गति नहीं कर सकता, दीवार है ना। तो इसका अर्थ, आप जब बल लगाते हो तो ये दीवार इस ब्लॉक को एक अभिलंब प्रतिक्रिया के बल से ऐसे धकेलती है, और ये बिल्कुल तय बात है, बिल्कुल तय बात है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो ही नहीं सकती कि अविलंब प्रतिक्रिया का बल आपके द्वारा आरोपित बल के बराबर है। होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक की कोई क्षैतिज गति तो हो ही नहीं सकती, दीवार है। तो न्यूटन के गति के नियमों के तहत हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझाएंगे? हमें कहना पड़ेगा कि इस ब्लॉक के ऊपर कोई क्षैतिज बल नहीं है। कैसे नहीं है? मैं जितना बल लगा रहा हूं उतना ही विपरीत बल लग रहा है। तो दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं, या दोनों का सदिश योग 0 है। क्षैतिज दिशा में बल नहीं है, इसलिए इस ब्लॉक की कोई क्षैतिज गति नहीं है। अब इसके ऊपर एक और बल है, इसका भार mg, जो कि 40 न्यूटन का बल है। यह 40 न्यूटन का बल ही इस ब्लॉक को गिरा देना चाहता है। देखिए F और N तो बराबर है निश्चित रूप से, क्योंकि क्षैतिज गति तो संभव ही नहीं है। यदि इस दीवार और ब्लॉक के बीच में घर्षण न हो, यदि घर्षण न हो, तो फिर mg एक असंतुलित बल हो गया ऊर्ध्व दिशा में, और ये ब्लॉक को नीचे गिरा देगा, आप कुछ भी कीजिए। लेकिन यदि दीवार और ब्लॉक के बीच में एक घर्षण का बल है, तो जब ये ब्लॉक नीचे फिसलना चाहेगा तो यहां एक घर्षण बल ऊपर की तरफ लगेगा, जो इसको गिरने से रोकना चाहेगा, है कि नहीं? ये ब्लॉक ऐसे सरकना चाहता है नीचे, तो ये जो संपर्क सतह है मेरा हाथ और इसके बीच में, इसका घर्षण बल इस पे ऊपर लगता है, इसको फिसलने नहीं देना चाहता। यदि घर्षण के वश में हुआ
तो नहीं फिसलने देगा, रोक लेगा। अब घर्षण का चरम मान क्या होगा जरा देखें। घर्षण का चरम मान क्या होता है? एफएस मैक्स क्या होता है? म्यू गुना एन, ठीक है ना। ये ब्लॉक नहीं गिरेगा यदि घर्षण का चरम मान, ब्लॉक नहीं गिरेगा यदि घर्षण का चरम मान mg के बराबर या उससे बड़ा हो। जैसे mg 40 न्यूटन है, अब घर्षण का चरम मान 50 न्यूटन हो सकता है, तो नहीं गिरेगा। ये मत फिर से सोचना कि ये ऊपर चलने लगेगा। घर्षण का चरम मान 50 हो सकता है, मतलब घर्षण 50 होगा ये जरूरी नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए घर्षण को 40 होने की जरूरत है बस। अगर घर्षण का चरम मान 50 तक जा सकता है तो वो खुद को 40 पे एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर घर्षण का चरम मान ही 30 न्यूटन है तो घर्षण पूरी ताकत लगा दे तो भी इसको फिसलने से नहीं रोक सकता ना। तो ब्लॉक नहीं फिसलेगा यदि घर्षण का चरम मान mg या उससे बड़ा है, 40 या उससे बड़ा है। तो घर्षण का चरम मान क्या होता है? म्यू इंटू एन। इसका मान कितना होना चाहिए? 40 या उससे बड़ा। म्यू का मान कितना है? 0.5। तो एन का मान कितना होना चाहिए? 40/10.5। ये कितना हुआ? 80 न्यूटन। इसका अर्थ क्या हुआ? एफ जो आपने लगाया वो 80 न्यूटन या उससे बड़ा बल होना चाहिए। एन एफ के बराबर है, तो जो एन तुमने निकाला वही एफ है एक्चुअली, है ना। तो यदि तुम ऐसे सोचो 80 न्यूटन का बल लगाओगे तो अभिलंब प्रतिक्रिया भी 80 होगा, एन और एफ बराबर है। यदि अभिलंब प्रतिक्रिया 80 है तो घर्षण का चरम मान 0.5 गुना 80 40 न्यूटन होगा। तो घर्षण पूरी ताकत लगा के इसको फिसलने से रोक देगा। यदि तुम 100 न्यूटन का बल लगाओगे तो घर्षण कितना होगा? यदि तुम 100 न्यूटन का बल लगाओगे तो घर्षण कितना होगा? उत्तर है 40। तुम 100 न्यूटन का बल लगाओगे तो अभिलंब प्रतिक्रिया 100 होगा। घर्षण का चरम मान 0.5 गुना 100 50 न्यूटन। इसका यह मतलब नहीं कि घर्षण 50 हो जाएगा। घर्षण 50 हो गया मतलब ये ब्लॉक ऊपर चलने लगा। ऐसा जादू देखा है कहीं कि हम इसे ऐसे दबाएं और ये ऊपर चलने लगे? घर्षण का चरम मान है 50। हो सकता आवश्यकता पड़ने पे, आवश्यकता है ही नहीं, आवश्यकता सिर्फ 40 की है इसको रोक के रखने के लिए, तो घर्षण 40 ही रहेगा। हम इस एफ का मान 200 कर दें तो भी घर्षण का मान इस प्रश्न में 40 ही होगा। हाँ, एफ का मान यदि 80 से कम कर दिया, फर्ज करो 60 कर दिया, मान लो 60 कर दिया, तो अभिलंब प्रतिक्रिया 60। म्यू इंटू एन 0.5 इंटू 60 30 न्यूटन, अर्थात घर्षण 30 न्यूटन हो सकता है, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। तो घर्षण अब पूरी ताकत लगा दे 30 न्यूटन पे चला जाए तो भी इसको फिसलने से नहीं रोक पाएगा। ये ब्लॉक नहीं फिसलेगा यदि आरोपित बल कम से कम 80 न्यूटन हो। 80 न्यूटन से बड़ा है तो बहुत खुशी की बात है। चलिए, नत तल पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जल्दी से देखिए। ये एक नत तल है, इस पर m द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा है। मान लो घर्षण गुणांक म्यू है, ठीक है। कल्पना करो कि हमें थीटा को बदलने की स्वतंत्रता है। ये जो नत तल है ना, इसके झुकाव को मान लो हम बदल सकते हैं। जैसे भाई ये नत तल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इस नत तल के झुकाव को हम बदल सकते हैं। तो देखो कम झुकाव होने पे ये ब्लॉक नहीं फिसलता, लेकिन अगर झुकाव को बढ़ाएं तो ये फिसलने लगता है। कम झुकाव पे नत तल को होने से ये ब्लॉक नहीं चलता, परंतु जैसे ही हम झुकाव को बढ़ाते हैं एक थीटा के सर्टेन मान के बाद ये फिसलने लगता है। इसी बात का एनालिसिस, इसी बात को समझना है हमें इस प्रश्न में।
प्रश्न मेरा ये है, यदि घर्षण गुणांक म्यू है, m द्रव्यमान का ब्लॉक नत्तल पे रखा है और यदि हम थीटा को बदल सकते हैं तो बताइए थीटा के किस मान के लिए या किन मानों के लिए, ऐसा लिखते हैं, किन मानों के लिए यह ब्लॉक नत्तल पर नहीं फिसलेगा। थीटा के किन मानों के लिए यह ब्लॉक नत्तल के ऊपर नहीं फिसलेगा, यह प्रश्न है। इस प्रश्न का हल करके बताइए। प्रश्न का उत्तर म्यू के पदों में दिया जाना है। म्यू एक दी हुई राशि है और उसी के पदों में आप अपने उत्तर को व्यक्त करें तो अच्छा रहेगा। थीटा के किन मानों के लिए ब्लॉक नहीं फिसलेगा, ये आपको बताना है। इस ब्लॉक पर लगने वाले बल हैं अविलंब प्रतिक्रिया का बल, इसका भार और एक घर्षण बल। ब्लॉक नीचे जाना चाहता है इसलिए घर्षण बल निश्चित रूप से ऊपर की तरफ है। यदि गति होगी तो गति की संभावित दिशा तो बस यही है ना, और इसके लंबवत दिशा y दिशा है। तो mg के यदि हम ध्यान दीजिएगा, हमने पहले पढ़ रखा है कि जो भी गति की संभावित दिशा है उस दिशा को x मानो, उसके लंबवत दिशा को y मानो और अपने सारे बलों को x और y में बांट दो। तो n जो है वो ऑलरेडी y दिशा में है, F भी ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में है। सिर्फ mg एक ऐसा बल है जो ना तो x दिशा में है ना y दिशा में। ये मुझे पसंद नहीं है ना इसके दो घटक कर दो। चलो घटक याद है, mg का ये घटक इस दिशा में mg साइन थीटा और mg का ये घटक इस दिशा में mg कॉस थीटा होगा। ये शायद याद हो गया होगा अभी तक आपको। ये थीटा है, ये कोण 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है क्योंकि ये x ये y 90 डिग्री है। mg कॉस थीटा mg साइन थीटा, अर्थात mg को भूल जाए, इसके जगह पे ये दो लाल लाल बल mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा आपने ले लिया। अब इस ब्लॉक पे चार बल हैं, n mg कॉस थीटा, f mg साइन थीटा। निश्चित रूप से y अक्ष की दिशा में कोई गति संभव नहीं है। ये एक नत्तल पे रखा है, नत्तल पे ही चल सकता है, इसलिए y अक्ष की दिशा में कोई गति संभव नहीं है। y अक्ष की दिशा में संतुलन है। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि n जो है वो mg कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। n का मान mg कॉस थीटा के बराबर है। ये दोनों बल जोड़ने पे शून्य प्राप्त होता है। y अक्ष की दिशा में कोई बल नहीं है, इसलिए कोई त्वरण नहीं है। x अक्ष की दिशा में दो बल हैं और दोनों विपरीत हैं, mg साइन थीटा और f। यदि दोनों बराबर हुए तो गति नहीं होगी, त्वरण नहीं होगा। यदि f का चरम मान mg साइन थीटा के बराबर या उससे बड़ा है तो गति हो ही नहीं सकती ना। कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसमें, फिर से समझिए। यदि यहां घर्षण का चरम मान 50 न्यूटन है तो मैं जब तक 50 न्यूटन से बड़ा बल नहीं लगाऊंगा ये नहीं चलेगा ना। मैं 20 लगाऊंगा तो घर्षण 20, मैं 30 लगाऊंगा तो घर्षण 30, मैं 40 तो घर्षण 40, मैं 50 तो घर्षण 50। जब मैं 50 से ज्यादा लगाऊंगा तब तो ये चलेगा। यही बात मैं यहां कह रहा हूं कि यदि mg साइन थीटा बल का मान घर्षण के चरम मान, मैक्सिमम मान के बराबर या उससे कम है तो त्वरण नहीं होगा ना। यदि mg साइन थीटा इससे बड़ा निकल गया घर्षण के चरम मान से, तभी तो त्वरण होगा। क्या लिखेंगे हम? हमसे प्रश्न में पूछा गया किन मानों के लिए ब्लॉक नहीं फिसलेगा। ब्लॉक नहीं फिसलेगा यदि
नहीं फिसलेगा यदि घर्षण, बल्कि ऐसा लिख देता हूं, mg साइन थीटा छोटा है या बराबर है फ्रिक्शन के, घर्षण के चरम मान से। यदि यह बल घर्षण के महत्तम मान से छोटा है तो गति नहीं होगी। इसका अर्थ हुआ mg साइन थीटा छोटा है म्यू इंटू mg कॉस थीटा से। घर्षण का चरम मान क्या होगा? म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन, एन की जगह लिख दिया mg कॉस थीटा। तो यहां से हमें प्राप्त हुआ mg mg कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से दोनों तरफ भाग कर दिया, तो tan थीटा का मान म्यू से कम है। यदि tan थीटा म्यू से कम है तो गति की कोई संभावना नहीं है। यदि tan थीटा का मान म्यू से कम है तो यहां पर ब्लॉक नहीं फिसलेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि tan थीटा म्यू के बराबर है, अगर यहां बराबर लिखा होता, इक्वल साइन लिखा होता, इसका अर्थ mg साइन थीटा घर्षण के चरम मान के बराबर है। mg साइन थीटा घर्षण के चरम मान के बराबर है। अब अगर कोई जाए और रत्ती भर इसको धक्का देके छोड़ दे, एक छोटा सा वेग देके छोड़ दे, तो ये उसी छोटे से वेग से चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि mg साइन थीटा घर्षण के चरम मान के बराबर है। ये 50 न्यूटन, ये भी 50 है। संतुलन में किसी ने जरा भी धक्का दे दिया तो अब वो जो छोटा वेग तुमने दिया उसी वेग से धीरे धीरे चलता रहेगा। तो यदि ये 50 है और इसका चरम मान 50 है तो हम कहते हैं ब्लॉक फिसलने की कगार पे है, फिसलने ही वाला है। किसी ने जरा भी धक्का दिया तो चल पड़ेगा, किसी ने जरा भी थीटा को बढ़ा दिया तो चल पड़ेगा। तो जब यह ब्लॉक इस नत तल पर फिसलने की कगार पे हो, उस कोण को हम याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब tan थीटा म्यू के बराबर है तब ब्लॉक नत तल पर फिसलने की कगार पे है। ठीक है, ये जो कोण है ना, इस कोण को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स म्यू, मतलब tan थीटा म्यू के बराबर है, वहां से थीटा निकाल लीजिए। जब कोण इतना बड़ा हो कि tan थीटा ठीक ठीक म्यू के बराबर है, तो उस स्थिति में ये mg साइन थीटा घर्षण के चरम मान के बराबर है। दोनों बिल्कुल बराबर है, किसी ने जरा भी इसको धक्का दे दिया तो ये चल पड़ेगा। ये ब्लॉक फिसलने की कगार पे है। ऐसा कहते हैं जब tan थीटा का मान ठीक ठीक म्यू के बराबर हो। इस कोण को हिंदी में नाम मैं भूल गया, अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, माफ कीजिएगा, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इस कोण को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। यह वह कोण है जिसपे नत तल पे रखा हुआ ब्लॉक जस्ट फिसलने की कगार पे, थोड़ा भी फूंक मार दिए तो चल पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, यदि tan थीटा म्यू से कम है बिल्कुल नहीं चलेगा। tan थीटा म्यू के बराबर है, फिसलने की कगार पे कोई हल्का धक्का दे दे तो चल पड़ेगा। और यदि tan थीटा म्यू से बड़ा है तो त्वरित होगा। देखिए, tan थीटा म्यू से बड़ा होने का अर्थ क्या हुआ? फिर से देखिए, यदि यह बल फ्रिक्शन के चरम मान से बड़ा हो, यदि यहां पे ऐसा होता, ऐसा mg साइन थीटा बड़ा है घर्षण से, इसकी बजाय ग्रेटर का साइन होता। यदि यह बल फ्रिक्शन के चरम मान से बड़ा है तो हमें यहां क्या प्राप्त होता? हमें प्राप्त होता कि tan थीटा म्यू से बड़ा है। जब यह बल इसके चरम मान से बड़ा है तब तो ये त्वरित होगा ही होगा, नहीं होगा? तो हम यहां पे लिख लेते हैं
कि ब्लॉक त्वरित होता है यदि tan थीटा म्यू से बड़ा है। रट लेंगे, tan थीटा म्यू से बड़ा त्वरण, tan थीटा म्यू के बराबर फिसलने की कगार पे, tan थीटा म्यू से छोटा नहीं चलेगा, नो त्वरण। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यह 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और ये थीटा कोण का मान 30 डिग्री है। प्रश्न में लिखा है कि घर्षण गुणांक 0.8 है, ठीक। क्या ये ब्लॉक फिसलेगा? हमने इसे छोड़ दिया, क्या ये ब्लॉक फिसलेगा? हमें देखना पड़ेगा कि tan थीटा का मान क्या है, tan 30 डिग्री का मान क्या है। 1/√3, √3 मोटा मोटी 1.7 लिख दूं, √3 का मान मोटा मोटी 1.7 लिख दिया, तो ये आ गया लगभग 0.6। तो tan थीटा का मान 0.6 है और म्यू 0.8 है। क्या देखते हो तुम कि tan थीटा जो है वो म्यू से छोटा है, यहां म्यू जो है वो tan थीटा से बड़ा है, tan थीटा म्यू से छोटा है। जब tan थीटा म्यू से छोटा हो, ये जो नत तल का कोण है छोटा है, इस पर ये ब्लॉक नहीं फिसलेगा, ब्लॉक नहीं चलेगा। कोण अगर बड़ा करेंगे तो किसी एक कोण पर पहुंचकर फिसलना शुरू कर देगा, पर अभी ये कोण बहुत छोटा है, tan थीटा म्यू से छोटा है, ये ब्लॉक नहीं फिसलेगा। चलिए, ये ब्लॉक नहीं फिसलेगा, तय हो गया। घर्षण बल कितना लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर? इस ब्लॉक के ऊपर घर्षण बल का मान बताएं। ब्लॉक के ऊपर लग रहे घर्षण बल का मान बताएं, घर्षण बल का मान बताएं। सभी लोग लगे कैलकुलेट करने, एन म्यू इंटू एन फलाना ढमकाना, जरूरत नहीं है। हमें tan थीटा और म्यू को देख के समझ में आ गया कि ये नहीं चल रहा है। तो जब ये नहीं चल रहा है तो ये जो mg sin थीटा है इसी के बराबर है घर्षण। घर्षण का चरम मान मिलता है म्यू इंटू एन से, वो निकालने की जरूरत नहीं है। ये नहीं चल रहा है मतलब mg sin थीटा को संतुलित कर रहा है घर्षण बल। घर्षण बेवजह चरम मान पे थोड़ी पहुंच जाएगा, वो उतना ही होगा जितनी जरूरत है। तो इस प्रश्न में अभी अगर कोई पूछे घर्षण का मान बताओ तो सरल है भाई, mg sin थीटा, mg sin 30 डिग्री, m है 2 kg, g का मान 10, sin 30 डिग्री आधा मतलब 10 न्यूटन, मान ना मान घर्षण बल का मान 10 न्यूटन। समझ गए? ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में थोड़े से प्रश्न और करेंगे घर्षण पे, और तत्पश्चात हम वृत्तीय गति में न्यूटन के गति के नियमों का प्रयोग समझेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं।